नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से लाइव नहीं होने की वजह से हम आप लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे थे यूट्यूब पर, लेकिन अब सब सही हो गया है। अब हमारा क्लास जो है हमेशा आएगा, डेली आएगा, लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम संविधान का में पढ़ने वाले हैं समानता का अधिकार, जो हमारा 14 से 18 तक उसका वर्णन किया गया है। तो सामाजिक समानता का अधिकार में कौन कौन से अधिकार हमें मिले हुए हैं, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। जो हमारा कानून होता है वह हमारा प्रधानमंत्री से लेकर के सामान्य व्यक्ति तक सबके लिए समान होता है, और कोई भी व्यक्ति जो होता है वह कानून से ऊपर नहीं होता है। यानी कानून जो होता है वह सभी के लिए समान होता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में कुछ इसके अपवाद भी हैं। तो अपवाद तो बताएंगे, लेकिन आपको इस बात को समझ में आना चाहिए कि विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अर्थात सामान्य व्यक्ति से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री तक सभी के लिए विधि जो है समान है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे आप राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं। यदि आप अपने पद पे बने हैं उस समय, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर अगर बने हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई या कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में और भी हैं, जैसे सिविल कोर्ट के जो जज हैं, उनके ऊपर भी अगर वो अपने पद पे बने रहते हैं, तो उनको भी अपने पद पे बने रहने की वजह से उनके ऊपर कोई भी पुलिस कार्यवाही या दंडिक कार्यवाही या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो एक अपवाद था। तो अनुच्छेद 14 में जो कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और विधि से ऊपर और कानून से बड़ा कोई नहीं है। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। यानी विधि यानी कानून का समान संरक्षण होना चाहिए। यानी समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान व्यक्तियों के समक्ष असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी विधि के का जो होता है वो समान संरक्षण होना चाहिए। जैसे कोई गरीब है या कोई दीनहीन है या कोई स्त्री हो, तो वहाँ पे उन्हें विधि के समान संरक्षण में उनको छूट प्रदान की गई है। तो ऐसी कंडीशन में अनुच्छेद 14 जो कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। अब दूसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद जो कहता है कि सामाजिक समानता का अधिकार। यानी समाज में सभी लोगों को सभी प्रकार से वहाँ पे उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनको कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये हमारा कहता है सामाजिक समानता का अधिकार, जिसमें धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति पर विभेद नहीं किया जा सकता है। या कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, या उसका निवास स्थान क्या हो, उसका जाति क्या हो, उसके आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसी बात को वर्णन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 15 को कई पार्टों में बांटा गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 है जो राज्य को आदेश देता है। यानी राज्य, कोई भी राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे देश में, आदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, लिंग, जाति, निवास स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। ठीक ना? के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि राज्य को आदेश दिया जाता है हमारे संविधान के आधार पर, यानी अनुच्छेद 15(1) में, कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, लिंग या निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना चाहिए।
अनुच्छेद 15 है जो आपका हमारा राज्य और व्यक्ति दोनों को यह आदेश देता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान, होटल, तालाब, मनोरंजन के स्थान या कोई भी निवास स्थान है, कहीं पे भी हो, उसके आधार उसको उस आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। वह उसका जहाँ मन करेगा वहाँ घूमेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ खाएगा, तो वहाँ पे जाके होटलों में खा सकेगा। तो ऐसे में अनुच्छेद 15(2) जो है राज्य और व्यक्ति को दोनों के लिए बताया गया है और कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर घूमने का अधिकार है, किसी भी होटल में खाने का अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को मंदिर और मस्जिद में जाने का अधिकार है। और ऐसी कंडीशन में वह स्वतंत्र रूप से कहीं पे भी विचरण या भ्रमण कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) जिसमें राज्य को स्त्री और बालकों पर उपबंध करने का अधिकार दिया है कि कुछ परिस्थितियों में स्त्री और बालकों को छूट प्रदान किया गया है। यानी कोई भी गलती होती है तो ऐसी कंडीशन में एक स्त्री को सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक पुरुष को सजा जरूर दी जा सकती है। तो ये जो है हमारे स्त्री और बालकों पर थोड़ा सा रहम किया गया है इस अनुच्छेद में। यानी अनुच्छेद 15(3) में स्त्री और बालकों के लिए कहा गया है कि उपबंध के आधार पर स्त्री और बालकों को दंडित नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबकि एक पुरुष को दंडित किया जा सकता है। इसके बाद 15(4) है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को लिए, यानी जो समाज रूप से पिछड़े हुए हैं या शिक्षा के रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं या अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं, ये लोग काफ़ी सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से यानी शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े होते हैं। इनको विशेष प्रकार के आरक्षण यानी उपबंध की जानकारी दी गई है। यानी बताया गया है कि इनमें इनको जो है अलग तरीके से एक विधि बनाया जाए। इसके बाद 15(5) है और ये भी पिछड़े वर्ग के लिए भी बात की गई है। यानी पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो निजी शिक्षण संस्थान, यानी अपने अगल बगल कोई शिक्षण संस्थान चल रहा है, वो वहाँ पर जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के वो प्रवेश कर सकते हैं, यानी घूम सकते हैं जाकर निजी शिक्षण संस्थानों में। तो ये पिछड़े वर्गों की बात की गई है अनुच्छेद 15(5) में कि पिछड़े वर्ग के व्यक्ति जो हैं वो आपके शिक्षण संस्थानों में भी जाकर के प्रवेश कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं शिक्षा को। तो ये था हमारा अनुच्छेद 15। यानी सीधे सीधे कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर घूमने से मना करता है या निजी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं करने देता है या किसी दुकान पे नहीं जाने देता है या तालाब या पोखरे में नहाने नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति को का नियम के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है या 6 महीने की जेल की संभावना की 6 महीने की जेल की बात कही गई है। उसको कम से कम 6 महीने का जेल जरूर होना चाहिए, जो किसी भी व्यक्ति की मर्यादा या किसी के अधिकार का हनन करता है। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या उसका लिंग भी कोई हो, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। जैसे में जो अनुच्छेद 16 और दूसरा है कि सीधे सीधे कहा है कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। यानी भारत में जो भी नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी हों, उनको समान अवसर मिलना चाहिए। या किसी भर्ती प्रक्रिया में या खाने पीने से लेकर यानी जो भी हो वहाँ पे उनको समान अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 16(3) में राज्य को कहा गया है कि राज्य जो है सरकारी नौकरियों में विभेद कर सकता है। राज्य जो है सरकारी नौकरियों में विभेद कर सकता है, यानी जिस राज्य की सरकार होगी वहाँ की कुछ सीटें जो होंगी वो अपने नागरिकों के लिए आरक्षित कर सकती है। जैसे मान लीजिए यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, 35,000 40,000 पोस्ट है,
तो क्या सभी पोस्ट यूपी के वालों के लिए होगी? नहीं ना होगी। कुछ ऐसी सीटें होंगी जो हमारे लिए यानी राज्य के लिए बिल्कुल फिक्स होगी, और कुछ ऐसी सीटें होंगी जिनको कहा जाएगा कि किसी भी राज्य के बच्चे जो हैं इस वैकेंसी को भर सकते हैं, उनके लिए इतना सीट है। तो वही है कि नौकरियों के आधार पर राज्य जो होता है अपने राज्य के निवासियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 16(4) कि राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष उपबंध का अधिकार दे सकता है। यानी राज्य की सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, यानी वो काफी गरीब है, तो ऐसी कंडीशन में उसको सरकारी नौकरी या अन्य किसी क्षेत्र में वो अलग से कानून बना करके उसको आरक्षण दे देगा, ताकि वह भी अपने जीवन में सफल हो और आगे बढ़े। इस तरीके से अनुच्छेद 16(5) है कि कुछ पदों को, यानी कुछ पद होंगे जो सरकारी नौकरी के लिए होंगे, वहाँ पे जात धर्म के आधार पर आरक्षित, यानी किसी भी विशेष धर्म का हो, जैसे कोई मुस्लिम वर्ग हो या जो भी हो, उनके लिए आरक्षित किया जा सकता है, चाहे ST SC वर्ग के हो। तो सरकारी नौकरियों में जो है कुछ पदों को धर्म के आधार पर भी हम आरक्षित कर सकते हैं। तो ये था हमारा अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का अधिकार, यानी अवसर की समानता के अधिकार में जो है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है, ठीक ना। इसके बाद है हमारा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत में बात कही गई है 17 में कि किसी मतलब छुआछूत के बारे में बात की गई है कि इन सबको खत्म होने की बात कही गई है। यानी इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जाति पात के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उस पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे पहले क्या होता था कि शादी उदी में जो बड़े घराने की शादी उदी होती थी, तो उसमें जो होते थे नीच जात के, यानी कहना तो नहीं चाहिए, यानी शूद्र जो कहते हैं, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उनको भगा दिया जाता था। आज भी ये नियम है कि जब बड़े घरों की शादी होती है, बड़ी जातियों की शादी होती है, तो शूद्रों को यानी जो नीच जात के लोगों को वहाँ पे पत्थर उठाने के लिए, यानी जो भी काम वैसे काम करने के लिए उनको भी बुलाया जाता है। तो ये हमारे संविधान में इसका घोर विरोध किया गया है और कहा गया है कि जाति के आधार पर विभेद करता है, यानी शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दूसरा है, ठीक ना। तो ऐसी कंडीशन में हम ये सब नष्ट होने की बात कही गई है। दूसरा है कि इसमें अगर हम किसी भी व्यक्ति के यानी शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं या गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो उसके लिए हमें दंड का प्रावधान किया गया है। और कहा गया है कि अगर सार्वजनिक पूजा स्थल से रोकना, यानी किसी नीच जात को अगर हम सार्वजनिक पूजा स्थल से रोक रहे हैं, नहीं पूजा करने दे रहे हैं, या अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जनजाति का हम विरोध कर रहे हैं, या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर अगर हम उनको प्रवेश पे जाने को रोक रहे हैं, या सत्ता देने से, सेवा देने से इनकार अगर वो कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ऊपर दंडिक कार्यवाही की जा सकती है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है, और ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 18 हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है कि कोई भी भारतीय या भारत में रह रहा कोई भी व्यक्ति जो होता है वो विदेशियों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें अपने राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सेना के क्षेत्र में हो और शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो आप जो है किसी दूसरे देश से उपाधि ले सकते हैं। उपाधि का मतलब होता है उसके नाम के पहले कोई सरनेम लगा दिया जाता है,
जैसे बहादुर का, राय का, है ना, बहादुर का, राय का, और ऐसे दीवान बहादुर या राजा की आदि उपाधि लगा दी जाती है जो विदेशों द्वारा दी जाती है। तो ऐसे में हम वो उपाधि नहीं ले सकते हैं। अगर लेना होगा तो हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। लेकिन जैसे ही हम शिक्षा के क्षेत्र से होते हैं या फिर सेना के क्षेत्र से होते हैं तो हम एक उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में यह हमारी उपाधि लेने से इनकार करता है, यानी कहता है कि आप विदेशों से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप शिक्षा और सेना के क्षेत्र से हैं तो आप विदेशों से उपाधि ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें हमने सभी अनुच्छेद के बारे में जिक्र किया है। आगे भी हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।